हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री में नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से पहले चला था, आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ था, जबकि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बाद में आता है वो टॉपिक, लेकिन वो थोड़ा सा इजी लग रहा था, इसमें थियरी पार्ट ज्यादा था। थोड़ा सा पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थियरी पार्ट जो होता है बोरिंग तो लगता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस केमिस्ट्री के अंदर, तब जाकर के आगे जो केमिकल बॉन्डिंग का दुनिया भर की आगे चीजें जो पढ़ेंगे, वो जब छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएंगी आगे, तभी चीजें आपको आगे की समझ में आएंगी। ठीक है, आज हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं, नया टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि एटम के बारे में पूरी जानकारी करेंगे हम। ठीक है, इसमें आपको कुछ थियरीज में पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करते हैं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो एटम टर्म दिया गया, यानी कि जो शब्द आया एटम, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो उनका नाम था डॉल्टन। जो पहले साइंटिस्ट थे, डॉल्टन नाम था उनका। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इस नाम को एटम। ठीक है, पहला नाम इन्होंने यही दिया था एटम। और आपको पता है कि जब कई सारे एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, कई सारे एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल मिलते हैं, फिर मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से आपका यूनिवर्स बनता है। ठीक है, ये चीजें हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता रखी थी। अब यहाँ पर क्या है, जो टर्म मॉलिक्यूल आया है, मॉलिक्यूल, एक नाम थे साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा, इनका नाम था अवोगाड्रो। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था मॉलिक्यूल। पूरी की पूरी रिसर्च इसी पे बेस्ड होगी, एटम, मॉलिक्यूल। तो हम बात करेंगे यहाँ पर थियरीज की। सबसे पहले आपको एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है आपको सबकी। पहले आपको डॉल्टन की पढ़नी है। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी अगर देखा जाए तो ये बहुत समय तक चलती रही। मतलब सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी दी किसी ने, वो डॉल्टन ने दे रखी थी। और डॉल्टन ने कहा था कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब अपने आप में ही अकेले होते हैं एटम्स जो होते हैं। और कई सारे एटम, और ये भी कहा था कि जब रिएक्शन हो रही होती है, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और इन्होंने ये कहा था कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, उस समय एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एट द टाइम ऑफ रिएक्शन एटम्स नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये डॉल्टन ने कहा। बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा था कि जो सेम एटम्स होते हैं, यानी कि जो सेम प्रॉपर्टी अपने अंदर एटम्स रखते हैं, वही केवल रिएक्शन कर सकते हैं। जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो आपस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी डॉल्टन की थियरी थी एटम्स की। ठीक है, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको डॉल्टन की थियरी। इन्होंने यही सब बेसिक चीजें बताई थी, एटम्स के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी थी। और ये थियरी ऐसा नहीं, इसके बाद ये थियरी कुछ लंबे समय तक किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कोई खोज करी ही नहीं। इसके ऊपर कम से कम 100 साल तक चलती रही। ठीक है, बहुत लंबी थियरी चली थी। उसके बाद जाकर के नए नए साइंटिस्ट क्या हो गए, धरती पे पैदा हो गए समझ लो, और उस तरीके से उन्होंने नई नई खोजें करी हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, सबसे इनके बाद जो साइंटिस्ट आए डॉल्टन के बाद में, तो डॉल्टन थियरी जो नॉर्मल हमने बता दी यही थी, सिंपल सी, तो इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको। इसके बाद क्या क्या थियरी आई है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, जिनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, विलियम क्रूक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी जानकारी लेंगे, उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, गोल्डस्टीन थे, उनके बारे में जानकारी करेंगे क्या होगा। ठीक है, चैडविक थे, और बहुत सारे आपके पास में थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कुछ थियरीज आपको पढ़ना। तो सबसे पहले जे थॉमसन की थियरी पढ़ेंगे हम, कि जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। उसको पहले समझेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है, जो कि जे थॉमसन ने किया था। एक्चुअली में नाम तो यही का आता है जे थॉमसन का, जबकि इस थियरी का सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसका सबसे ज्यादा अगर रिसर्च किया है, सबसे ज्यादा खोज किया है, तो वो थे माइकल फैराडे, लेकिन उनका नाम यहाँ पर आता नहीं है। ठीक है, यही होता ना, जैसे देश आजाद करवाने में तो बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने सबसे पहले बीड़ा उठाया था इसका, लेकिन नाम किसका रहा है? महात्मा गांधी का, जिन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन महात्मा गांधी कुछ नहीं किए हैं देश के लिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वही सेम काम यहाँ पर है कि माइकल जो फैराडे थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, रिसर्च उन्होंने किया। लेकिन यही हुआ ना कि लास्ट में जिन्होंने वेरीफाई कर दिया उसको, जे थॉमसन थे, उन्हीं के नाम पर इस थियरी का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो जब हम पहले कैथोड रे की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एक तो ऐसे सिंपल सा कि ईंट पर नाच वाला सिस्टम। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि कौन से साइंटिस्ट ने किसकी खोज करी। ठीक है,
जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर थॉमसन कहते हैं उनको, जैसे थॉमसन हिंदी में कहते हैं, थॉमसन लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, पापा प्रोटॉन होता है, राफा रदरफोर्ड, इन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी प्रोटॉन की, लेकिन उसके बारे में पहले जानकारी, नाम भले प्रोटॉन न दिया हो लेकिन पूरी जानकारी जो दी थी वो गोल्डस्टीन ने दी थी, ठीक है। इसके बाद नाच एन फॉर न्यूट्रॉन होता है और चा फॉर चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। इस चीज की जानकारी आपको रखना है कि कभी कभी पूछता है कि कौन किसने किसकी खोज करी है, तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, प्रोटॉन की किसने करी है या न्यूट्रॉन की किसने करी है, तो इसको याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो यही कुछ थियरीज है आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये जे थॉमसन की थियरी पढ़नी है, उसके बाद आपको रदरफोर्ड की थियरी पढ़नी है, उसके बाद आपको बोहर्स की थियरी पढ़नी है, क्योंकि जब एक थियरी आती है ना तो दूसरे उसमें टांग अड़ा लेते हैं अपना आकर के, है ना, पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ कीला, चलो कुछ कर लेते हैं इसमें। जैसे आजकल है ना बहुत सारा, जैसे यूट्यूब पे है, यूट्यूब कौन सबसे बड़ा यूट्यूबर उसका नाम है, हाँ, करीमनाटी। तो अब क्या होता है कि अब उसी के बेसिस पे जितना यूट्यूबर बैठा है, जितना यूट्यूब पे चैनल बना रहा है, सब क्या कर रहा है कि उसी के बेसिस पे जितने हैं कॉपी कर रहा है उसी की गाने की, हम भी इसी तरह कुछ बनाए तो हो सकता है हम यूट्यूब पे जो है आगे जाए। ये कॉपी करने की यहाँ की जो परंपरा है ये बहुत बेकार है, कोई ये नहीं सोचता कि हम कुछ नया करें, पुराना वही चीज। तो वही सेम काम इसमें भी हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट जब हो गया तो सारे साइंटिस्ट क्या करते रहे, उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते गए और उसी में से कुछ खुरापात करके नई चीज निकाल ली, जो कि आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दिया, ठीक है, पढ़ो बैठ करके। तो वही है, तो सबसे पहले जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ते हैं। पहले माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कि इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था और ग्लास ट्यूब के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया था, ठीक है। और उसी के बेसिस पर बताया गया था कि एक्सपेरिमेंट, जिसको लास्ट में जे थॉमसन ने थोड़ा सा बड़ा एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किया था। उसमें समझना है आपको कि क्या था वो एक्सपेरिमेंट, उसको समझते हैं। उससे पहले एक फिगर बना लेते हैं, उस फिगर के वजह से आप लोगों को समझाने में ज्यादा मतलब अच्छा बनेगा उसको, ठीक है। तो ये है क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन के द्वारा दी गई थी। समझते हैं इसमें क्या था और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आई हैं। इससे जानने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास में कोई ट्यूब है, गैस ट्यूब है, इसके अंदर कुछ गैस पार्टिकल होते हैं, तो अगर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब अगर इस ट्यूब के अंदर एक ग्लास ट्यूब है पूरा, और अगर इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मतलब हाई प्रेशर पर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, कि एक ग्लास ट्यूब लिया और ग्लास ट्यूब में एक तरफ इन्होंने क्या लगा दिया, एनोड, और एक तरफ क्या लगा दी, कैथोड। प्लेट लगा दी, दोनों तरफ बड़ी बड़ी सी प्लेटें लगा दी, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। और इस दोनों प्लेटों को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया, और ये बैटरी बहुत ज्यादा इसका वोल्टेज था, लगभग लिखा है 10,000 वोल्ट का वोल्टेज, ठीक है। इतना वोल्टेज सब मायने रखता है कि 10,000 वोल्ट, ठीक है। आपके यहाँ 11,000 वोल्ट की बिजली आती है, इतना हाई पावर का रहता है, तो 10,000 वोल्ट आप समझ सकते हैं कितना होगा। तो इसमें यह था कि एक तरफ इन्होंने क्या लगाया, कैथोड, और एक तरफ एनोड। तो इसका क्या किया गया कि इसका पहले तो प्रेशर कम करेंगे, तो प्रेशर कम करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा करके इसको जितना भी सक कर लिया गया, मतलब जितना इसके अंदर का जो प्रेशर था इसको ऊपर की तरफ खींच लिया गया, और इसके अंदर क्या कर दिया गया, जितना भी इसका प्रेशर था ये वैक्यूम पंप के द्वारा सक कर लिया गया, सक्शन के द्वारा, ठीक है, ऊपर की तरफ। और इसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब प्रेशर कम हो गया, लो प्रेशर हो गया। कितना प्रेशर, लगभग 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻³ mmHg प्रेशर इसके अंदर रहा। अब हुआ क्या, इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया कि जो ये था साइड था, इसके ऊपर इन्होंने ग्लास ट्यूब जो लगाया था, इसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल आता है, ठीक है, जिसका पेंट कर दिया, लेप लगा दिया इसके ऊपर। इसका मकसद ये होता है, जो फ्लोरेसेंट होती है, इसका होता है कि जब इसके ऊपर कोई चीज आकर के पड़ती है, कोई रे आकर के लाइट जब पड़ती है तो ये चमकने लगता है वहां पर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट जो है लेप चढ़ा हुआ है इसके पीछे। अब इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट में देखा क्या, इन्होंने ये देखा कि जब इसको इन्होंने वोल्टेज देना यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब की ऑन करी, स्विच ऑन किया, तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ से जाना स्टार्ट किया, और जब इन्होंने इसका 10,000 वोल्टेज इन्होंने इसको दिया, लगभग इतना वोल्टेज, वो धीरे धीरे करके वोल्टेज दे रहे थे। अब ये वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अभी तो भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन की कुछ अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में दिमाग में लाओ ही ना, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कुछ यहाँ से इन्होंने देखा कि इनविजिबल रे, ठीक है, यहाँ से निकलनी स्टार्ट करी। अब इसमें हुआ क्या, इनविजिबल का मतलब जो आपको दिखाई ना पड़े। अब हुआ ये कि जो इसके ऊपर फ्लोरेसेंट जो पन्नी चढ़ा रखी थी हमने, फ्लोरेसेंट फॉयल की, ठीक है, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का चमक नजर आई, चमक सी नजर आई। तो अगर चमक सी नजर आ रही है और हम इसमें देख रहे हैं, हमने इसको वोल्टेज दिया, ठीक है, और इसके ऊपर जो ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर एक हमको हरे रंग का चमक नजर आ रहा है, और इसका मतलब जब हम वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो हरे कलर का नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ जरूर है कि जो कि इधर से इधर की तरफ जा रहा है,
ठीक है। और हमको दिखाई, अगर हमको दिखाई पड़ जाए, अगर हमको दिखाई पड़े कि हाँ कुछ यहाँ से निकल रही है भाई, तो वो जाकर के उधर हो रहा है तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन वो हमको दिखाई ही नहीं पड़ी, लेकिन इसके ऊपर जाकर के एक स्ट्राइक कर रही थी और हरे कलर का एक हरा कलर जो है इसके ऊपर एक चमक की तरह दिखाई पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फिर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुआ, तो देखा ये गया कि जब हम इसको वोल्टेज देते थे लो प्रेशर पर, जब हमने इस ग्लास ट्यूब के अंदर इस कैथोड वाली जो प्लेट को जब हमने वोल्टेज दिया, तो हुआ क्या कि यहां से देखा गया कि कुछ पार्टिकल इस तरीके से एक रे सीधे, बिल्कुल सीधे एक तरफ से यहां से इधर की तरफ गए थे, जो कि इनविजिबल थे, हमको दिखाई नहीं पड़े, और वही जाकर के इसके ऊपर क्या कर रहे थे, हरे कलर की चमक उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, इस फ्लोरेसेंट जो भी पन्नी लगी थी इसके ऊपर एक हरे कलर का एक चमक जो थी वो उत्पन्न कर रहा था। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि ये कैथोड की तरफ से जा रहा था, ठीक है, कैथोड की तरफ से जा रहा था, तो यहां से कैथोड की तरफ से कुछ कोई भी चीज, कुछ पार्टिकल निकल रहे थे जो कि इसके तरफ से, एनोड की तरफ से क्या करे जा रहे थे, अट्रैक्ट करे जा रहे थे। तो अगर ये कैथोड से निकल रहे हैं तो इस रे को, जो रे इधर से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी और एनोड पे पड़ रही थी और यही एक चमक उत्पन्न कर रही थी, इस रे को नाम उन्होंने कैथोड रे दे दिया। ठीक है, इसी को कहा गया कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी इस वजह से इसको कैथोड रेज कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर, अब ऐसा तो नहीं कितने पे रुक गए, अब ये कैथोड रेज जो निकली है इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी इस कैथोड रेज की, ये भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला। सबसे पहला इन्होंने क्या देखा, सबसे पहला इन्होंने ये देखा कि जो ये कैथोड रेज आती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, स्ट्रेट पाथ होता है इनका, स्ट्रेट पाथ ऑफ कैथोड रेज। मतलब इन्होंने ये कैसे किया कि कैथोड रेज एक स्ट्रेट पाथ में कैसे चलती हैं, मतलब कैथोड का मतलब ये है कि जो कैथोड प्लेट होगी इसके जस्ट 90 डिग्री पर, अगर ये कैथोड रे तो 90 डिग्री पर यहाँ से क्या होगी, रे निकलेगी और जो कि एनोड पे जाकर के क्या होगी, पड़ेगी। अब हुआ क्या कि स्ट्रेट पाथ ही कैसे नजर आया, तो स्ट्रेट पाथ नजर आने का मतलब ये था कि यहाँ पर इन्होंने बीच में क्या कर दिया, इसको हम जरा खाली करते हैं, बना लिया होगा आप लोगों ने, एक अपवायक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अपवायक ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, OPAQUE। अपवायक ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम अगर लाइट डालते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये बुक है हमारे पास, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम कोई मान लेते हैं कि एक लाइट डालते हैं इसके ऊपर, तो क्या होगा कि पीछे अंधेरा रहेगा, पीछे की तरफ कोई इमेज इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि ये काफी मोटा है और ये इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कि जो इसको लाइट को पास करवा पाए। और अपवायक ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जिसकी इमेज वो पीछे बना पाए। ठीक है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट था, अगर इस पर हम लाइट डालें और अगर यहाँ पर जो भी लाइट जा रही है, अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज अगर पीछे जाकर के कहीं पे बन रही है, इसका मतलब वो अपवायक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसकी इमेज पीछे बन पाए। तो यहाँ पर वही काम था कि एक अपवायक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो जब लाइट यहाँ से जाकर के इसके ऊपर पड़ी तो पूरा का पूरा इमेज इसकी पीछे की तरफ इस तरीके से नजर आई, जैसे ये था इसी तरीके की एक इमेज इसकी पीछे क्या आई, नजर आई। अगर इसकी इमेज पूरी की पूरी पीछे नजर आ रही है, मतलब लाइट की जो रेज है वो किसी भी तरफ टिल्ड नहीं हुई है, वो बिल्कुल कहाँ गई है, सीधी गई है। तो पहले कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि वो एक स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट एक और करके इन्होंने देखा कि इन्होंने एक व्हील पैडल बीच में रख दिया, व्हील पैडल बीच में ऐसे रख दिया। व्हील पैडल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे चीज जो आसानी से अपनी ही एक्सेस पे, अपने शाफ्ट पे रोटेट कर पाए। ठीक है, जैसे पवन चक्की देखा नहीं होता कि हवा के कारण वो अपने आप ही घूमने लगती है, उसी टाइप से कुछ यहाँ पर रख दिया बीच में, इसको व्हील पैड कहते हैं, व्हील पैडल। ठीक है, अब ये बीच में रख दिया गया। अब हुआ क्या, देखा ये गया कि जब हमने इसको यहाँ पर रखा और यहाँ से वोल्टेज दिया गया, तो ये देखा गया कि ये अपनी ही जगह पर रोटेट करने लगा ऐसे करके। ठीक है, जब इस पे रे, अब अगर ये रोटेट करने लगी है, ये रे हमने जब इस पे, जब रे पड़ी होगी तभी तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी इस तरीके से। और अगर कोई भी चीज किसी चीज को रोटेट करवा पाए या उसको मूव करवा पाए, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम किसी को मूव करवा सकते हैं तो इसका मतलब हमारे में काइनेटिक एनर्जी है। तो ये रे जब इसके ऊपर पड़ी और ये अचानक से क्या करने लगी, रोटेट करने लगी, ये व्हील पैडल जो लगा था वो रोटेट करने लगा। इसका मतलब ये था कि इस रेस के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि कैथोड रेज कंजर्व काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होती है। ठीक, एक और चीज इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया,
ये सब प्रॉपर्टी है और देखने को मिली और उसका प्रूफ भी मिला पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया कि इस तरफ कुछ प्लेट रख दी, ठीक है, मैग्नेट प्लेट या कुछ भी कह लीजिए, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दी इन्होंने और एक तरफ इन्होंने नेगेटिव प्लेट रख दी इस तरीके से। अब क्या हुआ, अब ये देखा गया कि जब ये यहां से रे निकली तो देखा कि ये रे यहां ना जाकर के ये सब रे कहां मुड़ गई, इस प्लस की तरफ मुड़ गई और माइनस की तरफ कहीं नहीं गई, ये सब प्लस की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। कुछ मैग्नेट वगैरह रख दिया गया इसके बीच में या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया, इस तरीके से समझिए। तो क्या हुआ कि कुछ पॉजिटिव की तरफ और कुछ नेगेटिव की तरफ मुड़ गई। अब हुआ क्या इसमें कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है, अगर ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा नेचर होगा, नेगेटिव नेचर है, मतलब इसके अंदर माइनस का चार्ज है, तभी तो ये प्लस की तरफ आ रही है। इसी से पता चल गया कि ये अपने अंदर जो कैथोड रे हैं ये अपने नेगेटिव प्रॉपर्टी रखती हैं। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव की तरफ क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसी अगर इसको इस तरफ मुड़ रही हैं तो इसी के बेसिस पे कहा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या रख दिया गया, इन्होंने एक नाम दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो तीन चार चीजें समझ में आई। सबसे पहली चीज ये नजर आई कि प्रॉपर्टी में कि पहला की एक स्ट्रेट पाथ कवर करती है, क्योंकि एक अपाइक ऑब्जेक्ट रखने पर उसका इमेज पूरी की पूरी तरह से नजर आई वहां पर। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि अगर इसके अंदर क्या होता है, अगर पैडल व्हील पैडल रखे तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने लगती थी, तो इसका मतलब इस रे के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तीसरा क्या नजर आया, तीसरा ये आया कि अगर हम इसके ऊपर माइनस प्लस कोई इस तरह से प्लेट ला करके रख दें तो ये सारी की सारी कहां मुड़ जाती हैं, प्लस की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। चौथा पॉइंट ये था कि अगर हम इसके बीच में कोई एक फॉयल ला करके रखते हैं, फॉयल का मतलब कोई एक पन्नी ला करके रखते हैं, तो ये इसको पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है। पेनिट्रेट करने की क्षमता रखने का मतलब है कि ये पन्नी को भेद करके पीछे निकल जाए, ठीक है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है दबाव, ठीक है। तो अगर कोई फॉयल इसके बीच में ला करके हम रखें इस तरीके से, गोल्ड फॉयल एक्चुअली में रखी गई, तो देखा गया कि गोल्ड फॉयल को ये क्या कर गई, क्रॉस करके निकल गई, मतलब इसको पेनिट्रेट करके निकल गई इस तरीके से। इसका मतलब इसके अंदर जो पेनिट्रेशन क्षमता थी वो भी बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। और इसके मतलब इसके अंदर चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये गोल्ड फॉयल जो भी थी इसको पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है, पेनिट्रेट फॉयल, ठीक है, गोल्ड फॉयल। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट आती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को भी कुछ प्रभावित कर रही थी। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करते करते एक चीज और बड़ी चीज खोज में मिल गई। उसमें यह था कि अगर इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट पर किसी मेटल से टकराते हैं, ये अगर रे है और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई एक मेटल है जिससे अगर ये टकराए तो टकराने पर ये एक्स रे प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। आप लोगों ने एक्स रे पढ़ा है, ठीक है। एक्स रे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसे समझ लीजिएगा कि अगर कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मेटल है और जब ये मेटल पर टकराती हैं तो वहां से फिर जो रेज निकलती हैं उन रेज को एक्सरे कहा जाएगा, ठीक है। और वहां से एक्सरेज निकलती है जो आप लोग एक्सरे कराने जाते हो, ठीक है, वो एक्सरेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई। तो ये भी समझ लीजिएगा कि एक्सरे जो जनरेट हुई थी वो इसी में हुई थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ही हुई थी, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, इसी से एक्सरे भी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, एक्सरे प्रोड्यूस क्या चल रहा है। तो ये एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं मेटल, किसी भी मेटल से जब टकराएंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जब किसी मेटल के टकराती हैं तो ये एक्सरे क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। अब हम बात करते हैं जरा, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। अभी एक चीज का और हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर ही दी गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है खोज हुई है, जिसको बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे माइनस का चार्ज होता है। एक इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट आया, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मुलिकन, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन के एक्सपेरिमेंट इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, मिलिकन MILLIKONS, ठीक है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आप डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स में या इंटर में आएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ क्या था,
इस एक्सपेरिमेंट में जो मिल्कन थे, इन्होंने क्या किया था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है उसकी खोज कर दी थी इन्होंने, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी और कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो इन्होंने कहा कि उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इन्होंने कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने कहा था कि उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 4.8 माइनस का इंटू 10 की पावर माइनस का 19 ESU, ठीक है। 4 माइनस का 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हुआ क्या इसमें कि कुछ दिन के बाद इसमें और खोज हुई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है कि 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, जो कि आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे पहले चार्ज अगर किसी ने कैलकुलेट किया है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो मिल्कन थे, इन्होंने अपने मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसको कैलकुलेट किया था। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, माइनस का 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ESU। कभी कभी आ जाता है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आ जाएगा आपके पास में 4 ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ पर ये कोई ऑप्शन नहीं दिए होंगे, 2-3 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक ये भी होगा और एक नीचे दिया होगा नन ऑफ दीज। तो वो लड़कों को ये पता नहीं होता है तो नन ऑफ दीज लगा देते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, माइनस का 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, जिसको धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है और इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है बिल्कुल 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इसके आगे वैल्यू खोजी जा रही है, ठीक है। और वो बराबर से चल रहा है 1.602 के 1.6, इसके अलावा भी इसके आगे वैल्यू भी खोजी जा रही है, इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां से इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज भी बता दिया था माइनस 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19, उसको 10 कर लीजिएगा, 19 नहीं होता है, माइनस 10, ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बाकी 1.6 इंटू 02 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर यानी कैथोड रेट पे जो स्पेसिफिक चार्ज होगा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये रेशियो होता है टोटल E/m करके, ठीक है, E/m करके होता है। ये पता ना इलेक्ट्रॉन और ये मास इसका, ठीक है, इन दोनों का रेशियो होगा, इसी को क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज कहा जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है आपकी 76 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 किलोग्राम, ठीक है, इतनी होती, सॉरी कूलम पर किलोग्राम, माइनस 1.76 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। तो अगर मास की बात करते हैं कि मास ऑफ कैथोड रेज, तो मास ऑफ कैथोड रेज कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ कैथोड रेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, ये निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर कैथोड रे का मास कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो चार्ज E हो गया और स्पेसिफिक चार्ज E/m, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, m बचेगा। और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका 9.108 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट होकर के आता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपने बता दिया मैंने ऊपर कितना था, ठीक है, और ये 1.76 जो होता है ये M की वैल्यू हो जाएगी। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 9.108 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम निकल आएगा इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा जे थॉमसन का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था हमारे पास जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जिसमें कैथोड रे की बात कर रहे थे हम। अब वही बात हो गई ना कि हमने बताया था, जो एग्जांपल दिया था कि जब एक एक्सपेरिमेंट हो जाता तो उंगली करने की आदत बहुत होती लोगों की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उसी में नई नई चीजें फिर एक्सपेरिमेंट होते गए कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें कुछ लॉ बदले, कहीं प्रेशर ज्यादा कर दें, टेम्परेचर कम कर दें, लो कर दें, हाई कर दें, मतलब कुछ करे जिसमें कुछ नई चीज निकल आए, मतलब दिक्कत क्रिएट कर दें किसी के लिए, ठीक है।
क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह होता है। तो क्या हुआ कि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में वेले थॉमसन के इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें करी गई और एक गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोई एक नई चीज पा गई इसी के अंदर ढूंढ करके, ठीक है, और ला करके रख दिया यहाँ किताब में। अब उन्होंने क्या कर दिया एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने ये देखा कि इनके जो थे बैठे घर पे जो है चैन नहीं पड़ रहा था इनको, ठीक है। तो वही सेम काम था कि एक तरफ वही लगा था, वही एक्सपेरिमेंट उसी में पूरा बात इन्होंने करी और नरक कर दिया, ठीक है। तो ये था वही एक तरफ वही कैथोड एक तरफ एनोड। इन्होंने क्या देखा कि इधर से इधर की तरफ रेज आ रही थी, उसको कैथोड रे इन्होंने तो कह दिया, ठीक है, समझ में आया, सब कुछ था, सब इलेक्ट्रॉन उलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, सब पता चल गया रेशियो उससे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जब ये कैथोड होता है, कैथोड, इसमें इन्होंने छोटे छोटे से गड्ढे कर दिए ऐसे, ठीक है, प्लेट जो थी कैथोड की उसमें गड्ढे कर दिए। अब ये जो गड्ढे करी होती है तो इसको क्या कहा जाता है, इस प्लेट को फिर परफोरेटेड प्लेट, ठीक है, इसको परफोरेटेड प्लेट कहा जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसके अंदर से लाइट पास हो सके, ठीक है। तो हुआ क्या, और इसके बाहर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड की लेप कर दी, ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल की। तो इनको क्या नजर आया, इनको यह नजर आई कि इसके ऊपर भी कुछ चमक से उत्पन्न हो रही थी पीछे की तरफ। इधर तो चमक उत्पन्न हो ही रही थी, लेकिन जब इधर की तरफ ये लगा दिया गया इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने पर, वही लो प्रेशर, वही सब कुछ, वही वोल्टेज, सब कोई सेम। और इसके पीछे की बात, ये जो कैथोड लगा था, कैथोड के पीछे गैलियम मतलब जिंक सल्फाइड की एक लेप लगाई गई, पन्नी लगा दी गई, जिसके ऊपर कुछ फ्लोरेसेंस नजर आया, मतलब कहने का कुछ चमक वहां पर नजर आई। अब वो चमक नजर आई, देखो जब इधर से इधर लाइट जा रही थी तो वो इनविजिबल थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब इधर से इधर की तरफ रे इनको एक नजर आ गई जो कि दिखाई पड़ रही थी, विजिबल थी, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, आपकी बात एनोड से कैथोड की तरफ एक रे जाना स्टार्ट हो गई, और ये क्या थी, विजिबल थी, दिखाई पड़ रही थी। और जब इसको परफोरेटेड प्लेट से पास करवाया जा रहा था तो ये यहाँ पर एक चमक उत्पन्न कर रहा था जिंक सल्फाइड की प्लेट पर, लेकिन अगर इसको हम परफोरेटेड ना करते तो ये चमक उत्पन्न नहीं करता था। मतलब कहने का ये था कि एक तरफ से जब कैथोड रे जाती हैं, मतलब जब नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ जाती थी, तो एक यहाँ पर ये भी होता है कि यहाँ से टकरा करके पॉजिटिव से भी कुछ इधर की तरफ रे निकलती ही, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ गई थी तो उन्होंने कैथोड रे कह दिया। अब की बार एनोड से निकलती है और यहाँ पर हमको नजर आई तो उसको उन्होंने एनोड रे नाम दे दिया, ठीक है, एनोड रेज। और इन्हीं को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। तो अब आपको पढ़ना है यही कैनाल रेज, ठीक है, गोल्डस्टीन के द्वारा दी गई थी। हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा एनोड रेज और कैनाल रेज। एनोड रेज और कैनाल रेज, ठीक है। इसकी वही फिगर बना लीजिएगा ऐसे करके, फिगर सेम वही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम हुआ था इधर एक तरफ, एक प्लेट इधर की तरफ, हम रफली बना दे रहे हैं, आप लोग पीछे बना उसी तरह से बना लीजिएगा। और अब की बात ये पॉजिटिव की तरफ से आप एक रे दिखा लीजिएगा इस तरफ आती हुई उल्टा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, जैसे कैथोड रे चलती है, कैथोड रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है इस तरीके से। और पीछे की तरफ, और ये जो होगी ये परफोरेटेड प्लेट होगी, परफोरेटेड प्लेट आप कैथोड, ठीक है, ये कैथोड इधर एनोड, ये बना लीजिए। और ये प्लेट बनाइएगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे पॉइंट दिखा दीजिएगा, मतलब इसके अंदर गड्ढे हैं ऐसे। तो अब इसमें हुआ क्या, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसमें वही हुआ कि मतलब ये देखा गया कि अगर इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसमें भी इधर से इधर गई थी, इनको हमने कैथोड रे नाम दे दिया था। तो जब ये एनोड से इस तरफ आ रही है और इस तरफ एक, अगर यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की अगर एक प्लेट लगा दी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या करती थी, एक चमक उत्पन्न करती थी, ठीक है, जिसको फ्लोरेंसेस कहा जाता है, वो यहाँ पर हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि रे अपोजिट डायरेक्शन में भी आती है, उन रे का नाम इन्होंने क्या रख दिया, कैनाल रे रख दिया। तो आप अपन डिफिनेशन में अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि जो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ रेज जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, कैनाल रेज कहा जाता है, या इनको एनोड रेज कहते हैं। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपकी कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी। स्ट्रेट लाइन वो भी ट्रेवल करती थी, स्ट्रेट लाइन में ये भी ट्रेवल करेंगी, लेकिन अपोजिट टू द कैथोड रेज, ठीक है। एनोड रेज आर मूव्स
फ्रॉम या रिवर्स अपोजिट टू द कैथोड रेज, मतलब जिस तरफ से कैथोड रे जाती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगी, एनोड रे जाती है, स्टेट लाइन में आएंगी। दूसरा कि जो उसके अंदर भी पेनिट्रेशन की क्षमता होती थी, इनके अंदर भी पेनिट्रेशन की क्षमता होती है, जो प्रॉपर्टी उनके अंदर थी वही प्रॉपर्टी इनके अंदर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसमें कोई अगर हम प्लेट रख देते हैं इस तरीके से ला करके, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये सब माइनस की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज होते थे, तो इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं। ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक मास उसके पास में भी था, काइनेटिक एनर्जी उसके पास में भी थी, मास इनके पास भी है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, इनकी जो पावर होती है वो कैथोड रे के कंपेरिजन में बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब जो पावर होगी इनकी इसकी कैनाल रेज की जो पावर होती है वो कैथोड रेज के कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसको भी एक पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। वो क्या करती थी, मेटल फॉयल जो होती थी उसको पेनिट्रेट करती थी, ये भी मेटल फॉयल को पेनिट्रेट करती ही। ठीक है, पेनिट्रेट मेटल फॉयल, ये भी मेटल फॉयल को क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी, वो भी मेटल फॉयल को पेनिट्रेट करती थी। तो यही सब चीजें हैं कुछ जिसके अकॉर्डिंग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब इनके अंदर क्या था कि ये पॉजिटिवली चार्ज रखती है, अपने अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखती है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखने का मतलब ये है कि इन्होंने इसका नाम दे दिया गया, जैसे उसको इलेक्ट्रॉन कहा, इन्होंने इनको क्या कहा, प्रोटॉन, उसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन। और ये कब हुआ, जब इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी। इस गैस के अंदर ये ग्लास ट्यूब था, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस हम फ्लो करवाते हैं या हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरते हैं, तो फिर वहां पे जो रे प्रोड्यूस होती है, तो जो पार्टिकल इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन। ठीक है, इसी वजह से जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन हम रखते हैं, याद होगा अगर प्लस। ठीक है, तो ये चीज है प्रोटॉन, तो यही से प्रोटॉन की खोज हुई थी। इसका नाम लिखा नहीं साइंटिस्ट का हमें, गिवन बाय मिस्टर गोल्डस्टीन। तो ये है पूरा का पूरा कैनाल रे का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल उसी तरीके से, इसमें भी कुछ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना समझिए कि इसमें एनोड से कैथोड की तरफ एक रे नजर आती है जो कि विजिबल होती है, और ये यहाँ पर आकर के एक परफोरेटेड प्लेट अगर यहाँ पर लगा दी जाए, तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की प्लेट अगर लगा दी जाती है तो उस पर एक चमक उत्पन्न कर देती है। ठीक है, फ्लोरेसेंस जिसे कहा जाता है, जैसे उसमें भी लिखा है हमने। वो क्या होती थी, पॉजिटिव की तरफ मूव करती थी, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, कभी नेगेटिव की तरफ जाती है, जिसको प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, ये भी मेटल प्लेट को फॉयल को पेनिट्रेट करती थी, वो भी पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती थी। ये विजिबल थी, वो इनविजिबल थी। ठीक है, इसके अलावा वो भी काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर रखती थी, मास होता था उनका भी, इनके अंदर भी अपना मास होगा, इनके भी अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उस पे भी कुछ चार्ज होता था, इस पे भी चार्ज होगा, उन पे चार्ज माइनस का 1.602 होता था, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा प्रोटॉन को प्लस ई से डिनोट करेंगे, और इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, उसमें माइनस का था, इसमें प्लस का होगा बस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा इसके अंदर बस। तो यह था पूरा का पूरा सिस्टम, जहां तक आज हम आप लोगों ने प्रोटॉन की बात कर ली और इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। कल हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में जानकारी कल करेंगे। ठीक है, आज के बारे में केवल इतना ही। एक तो गोल्डस्टीन प्रिंसिपल और दूसरा आपका क्या कहते हैं, जे थॉमसन का। ठीक है, बाकी कल हम आएंगे तो बात करेंगे आगे उनकी। ठीक है, चलिए ठीक है।